Sorry, continuing on with our discussion. So, the etiology of tubertympanic includes the onset of chronic otitis media as a sequelae of acute otitis media, ठीक है? And that acute otitis media developed because of an exanthematous fever, and because of that episode, there was a perforation in the tympanic membrane which remained, ठीक है? इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब से भी कोई इन्फेक्शन आ सकता है विच कैन लीड टू क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. और ये इन्फेक्शन कहाँ से ओरिजिनेट करता है? कुड बी फ्रॉम दी टॉन्सल्स, फ्रॉम दी एडिनॉइड्स जो कि नीजोफेरिंक्स में प्रेजेंट है, माइट बी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइनस. ठीक है. अच्छा, तो इसके लिए हम कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन, क्योंकि ये असेंड करता है फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब एंड इनटू द मिडल ईयर क्लेफ्ट. थर्ड जो पॉइंट आपने ईटियोलॉजी में याद रखना है वो ये है कि समटाइम्स एलर्जिक बैकग्राउंड होता है. अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद persistent mucoid otorrhea, which is basically ear discharge, is actually suffering from allergy to ingestants like milk, egg and fish, और उसकी वजह से बेसिकली ये सिम्टम्स आ रहे हैं क्रॉनिक persistent डिस्चार्ज के. पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं. एज प्रीवियसली स्टेटेड, जो ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप है ना क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की, वो इन्वॉल्व करती है एंट्रो इन्फीरियर पार्ट को, विच इज़ बेसिकली द यूस्टेशियन ट्यूब एंड द मीजोटिम्पैनम. ठीक है. ट्यूबर टिम्पैनिक डिजीज़ को हम म्यूकोजल डिजीज़ भी कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट म्यूकोजल डिजीज़ बिकॉज ये म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती है. ठीक है. क्योंकि ये रिमेन करती है लोकलाइज्ड टू द म्यूकोजा, और स्पेसिफिकली जो एंट्रो इन्फीरियर पार्ट इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट का, उसकी म्यूकोजा तक ये लिमिटेड रहती है. एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसका मतलब हीलिंग भी हो रही है, साथ ही में डिस्ट्रक्शन हो रही है. ठीक है. एंड डिपेंडिंग ऑन द विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पेशेंट, one of the two processes might be dominating. Chronic inflammation में क्या होता है? Damage, healing and fibrosis all happening concurrently, and the one which is dominating is dependent on the virulence of the organism and the resistance of the individual. इन ये दो पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो परफोरेशन होती है ना, इन द केस ऑफ ट्यूबर टिम्पैनिक डिजीज इज अ सेंट्रल परफोरेशन. This is basically an image of the tympanic membrane. This is the tympanic membrane, and over here you can see a large central perforation. ठीक है. and इसकी जो margins है ना, इसकी जो edges हैं basically they have been epithelialized. This is very important. This is something which can come up in anoscopy. They can ask you कि identify what this is. This is a central perforation, and they can ask you वो कौन सा infection होता है जिसमें एक permanent central perforation होती है. And the answer is the tuber-tympanic type. ठीक है. So this is important. Okay, so first of all central perforation लिख लेते हैं. इसके अलावा मिडल ईयर म्यूकोजा कैसी लगती है? नॉर्मल भी हो सकती है when the disease is in the inactive or the quiescent. जो चीज़ क्रॉनिक होती है ना, वो कंपैरेटिवली लेस एक्टिव होती है. सो इट इज़ पॉसिबल कि म्यूकोजा माइट लुक रादर नॉर्मल. ठीक है. लेकिन जब डिजीज़ एक्टिव स्टेज में होती है ना, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस में हमेशा एग्जासर्बेशंस एंड क्विसेंसेस आती हैं. ठीक है. तो तब जो म्यूकोजा है ना, वो बिल्कुल एडिमेटस और बिल्कुल वेलवेटी लगेगी. सो हम लिख सकते हैं नॉर्मल, और हम साथ में यूँ लिख सकते हैं वेलवेटी एंड एडिमेटस, डिपेंडिंग कि अभी जो डिजीज़ है वो क्विसेंट है या फिर एक्टिव है. तो जो म्यूकोजा है उसकी जो जनरल अपीयरेंस है ऑन एग्जामिनेशन विल डिफर क्वाइट अ बिट. पॉलिप की बात करते हैं. व्हाट इज़ अ पॉलिप? पॉलिप इज बेसिकली अ पॉलीपॉइडल मास ऑफ म्यूकोजा. नॉर्मली दिस इज अ सिक्वेली ऑफ एडीमा, ऐसा कुछ. इस केस में ये एक पेडंकुलेटेड पॉलिप लगता है. A polyp is a smooth mass of edematous and inflamed mucosa which has protruded through a perforation and normally presents itself in the external canal. Tympanic membrane external canal और middle ear cleft के बीच में होती है. अगर एक डिजीज़ प्रोसेस ने इन्वॉल्व किया हुआ है मिडिल ईयर क्लेफ्ट की म्यूकोजा को, हम लिटरली इसको म्यूकोजल डिजीज़ कहते हैं.
तो जो इन्फ्लेम्ड और एडिमेटस म्यूकोजा है ना वो प्रोजेक्ट कर सकती है और प्रोट्रूड कर सकती है थ्रू द सेंट्रल परफोरेशन एंड प्रेजेंट कर सकती है एज अ पॉलिप इन द एक्सटर्नल कैनाल। ठीक है, प्रोजेक्टिंग एडिमेटस, ठीक है, एडिमेटस एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा जो कि अपने आप को कहाँ प्रेजेंट कर रही है एज अ स्मूथ मैस। स्मूथ इंपॉर्टेंट होता है व्हेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग अ पॉलिप, ठीक है, इन द एक्सटर्नल मेटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ECA में अपने आप को प्रेजेंट करता है। ऑस्टिकुलर चेन के साथ क्या होता है ट्यूबो टिम्पैनिक यानी सेफ डिजीज़ में ये ना नॉर्मली इंटैक्ट होती है और मोबाइल होती है। मोबाइल इज द वे इट नॉर्मली इज। हो सकता है थोड़ी बहुत ही निक्रोसिस हो, पर्टिकुलरली जो लॉन्ग प्रोसेस होता है ना इनकस का वो काफ़ी हम कह सकते हैं ससेप्टेबल होता है टू निक्रोसिस। आई फॉर इंटैक्ट, आई फॉर इनकस, स्पेसिफिकली जो लॉन्ग प्रोसेस होता है ना इनकस का। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स हैं, एक तो डिस्चार्ज का भी पता होना चाहिए, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, विच स्क्लेरोसिस का मतलब फाइब्रोसिस होता है। ये बात इतनी मुश्किल नहीं है एज फार एज अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्नड, ठीक है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हाइलेनाइजेशन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का विच इज़ नॉट परफोरेटेड, इट कैन अंडरगो टिम्पैनो बिकॉज लिटरली नाम में टिम्पैनो है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, स्क्लेरोसिस इज फाइब्रोसिस, ठीक है। तो जब टिम्पैनिक स्क्लेरोसिस हो जाती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो जब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को व्यू करते हैं ना तो आपको नज़र आता है कि चौकी डिपॉजिट्स होते हैं। इसके अलावा आपको वाइट चौकी डिपॉजिट्स मिलते हैं प्रोमोन्ट्री में। माय अपॉलॉजीज, प्रोमोन्ट्री इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द लैटरल। देखें ना, ये अगर मीडियल पार्ट है मिडिल ईयर क्लेफ्ट का तो ये लैटरल पार्ट है। लैटरल पार्ट पर प्रोमोन्ट्री होती है और इसके ऊपर भी आपको वाइट चौकी डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट ऑन द प्रोमोन्ट्री के अलावा ऑसिकल्स पर भी आपको वाइट चौकी डिपॉजिट्स मिलते हैं, बेसिकली कैल्शियम के होते हैं ना। जब भी चौकी डिपॉजिट की बात हो नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम। वाइट चौकी डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं ऑसिकल्स में, ऑसिकल्स पर, प्रोमोन्ट्री पर, और इस डेपोजिशन की वजह से जो मोबिलिटी होती है ना वो इम्पेयर्ड होती है इन तमाम स्ट्रक्चर्स की, एंड वी नो इनकी मोबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है एज फार एज कंडक्शन इज कंसर्नड। सो प्रेजेंटेशन होती है विद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, वो जनरली होती है जब भी इन्फेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व करें। फाइब्रोसिस एंड एडिशंस, हीलिंग हो रही है बाद में डैमेज हो रहा है, तो फाइब्रोसिस एंड एडिशंस आर प्रीटी कॉमन प्लेस। अब जब आपको डिस्चार्ज पता होना चाहिए दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। इन द केस ऑफ ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज़ जो डिस्चार्ज है वो प्रोफ्यूज़ होता है, इरी ज़्यादा होता है और म्यूकॉइड होता है। म्यूकॉइड का मतलब ये होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है। जबकि इन द केस ऑफ एटिकोएंट्रल, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, और पेरुलेंट होता है, मीनिंग इट स्मेल्स एंड इट्स बेसिकली कंटेन्स पस। स्कैंटी थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग, जबकि ये ओडरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। फाउल स्मेलिंग, ये बातें ध्यान में रखनी है बिकॉज दिस इज द सेफ टाइप। ट्यूबोटिम्पैनिक सेफ टाइप है ना, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिटी रेयर, जबकि प्रिटी कॉमन प्लेस होती हैं एटिकोएंट्रल में। कंडक्टिव डेफनेस दोनों में होती है, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, इसमें मिक्स्ड फीचर्स भी आते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो बट हम लिख लेते हैं यहाँ पर मिक्स्ड फीचर्स ताकि वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बैक्टीरियोलॉजी, जब आप बैक्टीरियोलॉजी करते हैं ना ट्यूबोटिप, अब आप एक पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है, विद ईयर डिस्चार्ज, ठीक है, एंड आप डिस्चार्ज का सैंपल लेते हैं। डिस्चार्ज एज यू एग्जामिन बाय द नेकेड आई इज़ प्रोफ्यूज, यानी ज़्यादा अमाउंट में है, उसमें कोई स्मेल भी नहीं है जिसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और वो है भी उसकी कंसिस्टेंसी म्यूकॉइड, ठीक है। अब आप इस डिस्चार्ज को, जो पेशेंट आए उसका जो डिस्चार्ज आपने एक्सट्रैक्ट किया उसको बैक्टीरियोलॉजी के लिए भेजते हैं लैब में। मोस्ट केसेस में जो पस कल्चर है ना उसमें आपको एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों मिलते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। वो कौन से कॉमन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। नाम पता होना चाहिए, सूडोमोनास एरोजिनोसा जो कि ग्राम नेगेटिव है, प्रोटियस ग्राम नेगेटिव, ई कोलाई भी ग्राम नेगेटिव है, स्टैफ ऑरियस भी, और एनारोब्स में बैक्टीरोइडिस फ्रिजिलिस एंड सर्टेन एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई।
काफ़ी सारे नेगेटिव भी हैं, सूडोमोनास है, प्रोटियस है, इकोलाई है। सूडोमोनास, ठीक है, इकोलाई, प्रोटियस, बैक्टीरियोइडीज एंड एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं clinical features की in some more detail. If a patient presents to you with tubotympanic disease, how would you know? What will be the presenting symptom? आपको कैसे पता चलेगा कि ये patient tubotympanic chronic suppurative otitis media के साथ आया है? First of all, that patient will complain of ear discharge. बिकॉज जब हमने इनिशियली बात की थी, वी सेट की दो बातें होती हैं जो करेक्टराइज करती हैं क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया को। पहली बात होती है ईयर डिस्चार्ज, दूसरी बात होती है परमानेंट परफोरेशन, लेकिन वो तो देखने के बाद पता चलती है ना एग्जामिनेशन में। पेशेंट एक्चुअली आपके पास आएगा विद द कंप्लेंट ऑफ ईयर डिस्चार्ज, एंड जब आप डिस्चार्ज को देखेंगे तो डिस्चार्ज विल बी नॉन ऑफेंसिव। नॉन ऑफेंसिव का क्या मतलब होता है? विच डज नॉट हैव अ स्मेल। The discharge will have a mucoid consistency. You will be able to appreciate that by just looking at it. हो सकता है वो म्यूकोपैरुलेंट हो, ठीक है, और प्रोफ्यूज होगी, ठीक है। और हो सकता है कि ईयर डिस्चार्ज वाले सिम्टम्स एकदम से आए हों फॉलोइंग एन इन्फेक्शन और फॉलोइंग द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द ईयर, इनटू द मिडल ईयर। इसके साथ साथ दिस इज़ नॉट द ओनली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। पेशेंट हियरिंग लॉस के साथ भी आता है, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट की टिम्पैनोस्क्लेरोसिस होती है जिसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सिवियरिटी वेरी करती है बट मैक्सिमम इज़ जनरली 50 डेसिबल। मुमकिन ही नहीं है कि प्योर कंडक्टिव हियरिंग लॉस 60 dB से ज़्यादा हो। दिस इज़ अ पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन द केस ऑफ ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज़ काफ़ी वेरिएबल होता है बट लेस देन 50, ठीक है। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड paradox, something, there's a term called paradoxical, which is something that is apparently not the way it should be, ठीक है। एंड इधर भी एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है। पेशेंट ये कहता है समटाइम्स कि मुझे बेहतर आवाज़ आती है व्हेन देयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम माय ईयर, ठीक है। यानी जब एक्टिव डिस्चार्ज हो रहा होता है उस वक्त मुझे बेहतर सुनाई देता है कंपेयर टू व्हेन माय ईयर इज़ ड्राई। बिकॉज ये जो डिस्चार्ज है ना, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है कुछ लोगों में इंटरमिटेंट भी हो सकता है। सो पेशेंट विद इंटरमिटेंट डिस्चार्ज माइट क्लेम कि उसे बेहतर सुनाई देता है जब ईयर एक्टिवली डिस्चार्ज कर रही होती है एज अपोज टू व्हेन इट इज़ ड्राई, ठीक है। एंड व्हाट इज़ रीज़न फॉर दैट? समथिंग कॉल्ड, ये चीज़ MCQ में पूछी जा सकती है, राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट। राउंड विंडो, देखो ना, दो विंडोज होती है ना, ओवल विंडो, दूसरी होती है राउंड विंडो। शील्डिंग इफेक्ट, देखो जब ड्राई एयर होता है ना तो जो साउंड वेव्स आती हैं वो दोनों विंडोज़ को स्ट्राइक करती हैं, ओवल को भी एंड राउंड को भी साइमल्टेनियसली। तो उन दोनों के इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द केस व्हेन डिस्चार्ज इज एक्टिवली हैपनिंग। इसकी उन्होंने डिटेल्स नहीं दी हुई, नॉट डू वी नीड टू नो, ठीक है ना। लेकिन जब देयर इज़ बेसिकली फ्लूइड, देयर इज़ बेसिकली पास इन द ईयर, तो जो साउंड वेव स्ट्राइक कर रही होती है ना ओल्ड विंडो और राउंड विंडो पर, उनमें एक फेस डिफरेंस होता है, देयरफॉर दे डोंट कैंसिल आउट। इतनी सी बात पता होनी चाहिए। अब ज़रा बात करते हैं, अब हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं वो चीज़ें जो हमें एग्जामिनेशन में पता चलती हैं। वी सेड कि अ परमानेंट परफोरेशन इज़ अ सेंटर पीस examination point when we talk about chronic suppurative otitis media, and we said कि जो perforation होती है ना वो central होती है in tubotympanic disease, and I basically also showed this to you, ठीक है। ये बात भी important है। जो बात जहन में रखने वाली वो ये है कि समटाइम्स मिक्स टाइप हियरिंग लॉस का भी ऑनसेट हो जाता है, ठीक है। सो हमेशा सिर्फ कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं होता, देयर माइट बी अ बिट ऑफ एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड। परफेशन को हमने डिटेल में देख लिया। मिडल ईयर म्यूकोजा, अगेन इट इज़ समथिंग जो कि आपको एग्जामिनेशन में नज़र आती है, ठीक है। नॉर्मली पेल पिंक एंड मॉइस्ट होती है ना म्यूकोजा, ठीक है, लेकिन व्हेन देयर इज एक्टिव डिजीज तो वो आपको रेड नज़र आती है और एडिमेटस नज़र आती है और वेलवेटी नज़र आती है। अगेन समथिंग वी टॉक्ड अबाउट बिफोर। समटाइम्स आपको एक पॉलिप भी नज़र आ सकता है, बिकॉज पॉलिप इज़ बेसिकली एडिमेटस एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा फॉर्मिंग अ मैस। इसलिए इन दोनों बातों को हम साथ कंसिडर करते हैं।
ठीक है, अब ज़रा हम कंसिडर करते हैं वेरियस असेसमेंट को, एग्जामिनेशन इन द माइक्रोस्कोप। वैसे ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये रेपिटेशन ही है, बट दिस रेपिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपने हमेशा एग्जामिन करना होता है अंडर द माइक्रोस्कोप व्हेन एवर अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू with the presenting complaint of air discharge which is profuse, and when you examine it, when you look at it, it turns out to be both mucoid and non-offensive, और साथ में वो प्रेजेंट करता है विद द कंप्लेंट ऑफ हेयरिंग लॉस। ठीक है, एंड आपके पास वो सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं टू मेक अ डायग्नोसिस। ठीक है, एंड साथ में मे बी आपने बैक्टीरियोलॉजी के लिए भी सेंड कर दिया, बट यू मस्ट ऑलवेज एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू विच इज़ बेसिकली न्यू कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमेशा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बनता है। इन ग्रोथ ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम फ्रॉम द एजेस ऑफ द परफोरेशन, स्टेटस ऑफ द ऑसिकुलर चेन, बिकॉज ऑसिकुलर नेक्रोसिस इज रेयर बट डेफिनेटली पॉसिबल इन ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज़। इसलिए आपने एग्जामिन करना होता है अंडर माइक्रोस्कोप ये देखने के लिए कि क्या ग्रैनुलेशन टिश्यू बंद रहा है, is tympanosclerosis setting in, because we talked about tympanosclerosis. Is there necrosis of the ossicular chain, यानी ossicular chain का status क्या, और रीजन्स बन रही है या नहीं बन रही है। रीजन्स क्यों बनेगी, जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है कुछ ना कुछ अमाउंट में फाइब्रोसिस भी हो रही होती है। तो ये भी लिख लेते हैं एडिशन वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि अनलाइकली टू गिव इन एन ऑस्पी, लेकिन आ सकता है। दिस इज़ ऑब्वियसली समवन, दिस इज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट एग्जामिनिंग द ईयर अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप से आपको पता चलेगा कि ग्रेनुलेशन है या नहीं, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस सेट इन कर रही है या नहीं। क्या पता चलेगा ग्रेनुलेशन है या नहीं, ज़ाहिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो भी सकती है, दैट्स अ बैड थिंग। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस है या नहीं, ऑसिकुलर चेन का स्टेटस पता चलता है। फिर आप ऑडियोग्राम करते हैं नोन एज प्योर टोन ऑडियोमेट्री, उससे आपको पता चलता है कि हियरिंग लॉस है या नहीं, कौन सा हियरिंग लॉस है और कितना हियरिंग लॉस है। ठीक है, और मोस्टली कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही होगा, लेकिन देयर माइट बी एलिमेंट ऑफ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस टू, एलिमेंट ऑफ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा वही बात है कि बैक्टीरियोलॉजी करें तो पता है क्या पता चलता है, सूडोमोनास है, ऑफन टाइम्स इकोलाई और प्रोटियस भी होता है, स्टेफ ऑरियस भी होता है। तो कल्चर करना इज़ अ गुड आइडिया, बिकॉज आपने एंटीबायोटिक्स भी देनी होती हैं, तो यू नीड टू बी एबल टू नो द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप एंड आपने ऑडियोग्राम किया देखने के लिए, आप कल्चर भी कर सकते हैं। आप ना एक्सरे और सीटी स्कैन हमेशा करते हैं, रेडियोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, वो आप कहते हैं आप किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं, आप कहते हैं टेम्पोरल बोन, बिकॉज टेम्पोरल बोन में ये सब कुछ प्रेजेंट है ना, मिडिल ईयर कैविटी। आप ऑर्डर करते हैं सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन विद मैस्टॉइड या समथिंग लाइक दैट। मोस्ट केसेस में मैस्टॉइड भी स्क्लेरोटिक होता है, बिकॉज उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, बोन डिस्ट्रक्शन की एविडेंस नहीं होती है। अगर बोन डिस्ट्रक्शन की एविडेंस होना तो दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स एटिकोएंट्रल डिजीज़। बोन डिस्ट्रक्शन एटिकोएंट्रल में होती है, ट्यूबोटिम्पैनिक में नहीं होती है। ट्रीटमेंट क्या है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना ज़ाहिर है आपका एम है, आप चाहते हैं कि ये इन्फेक्शन रुक जाए।